हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, इसका पहला लेक्चर होगा। पहले समझते हैं जो काइनेमेटिक्स है वो क्या होता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स जो है ना, वो मैकेनिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, अब से आप जितना चैप्टर पढ़ेंगे अभी फिजिक्स का ना, ठीक है, ग्रेविटेशन तक, ये सभी मैकेनिक्स का पार्ट में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आपका मान लीजिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फोर्स है ना, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल डायनेमिक्स, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये सभी चैप्टर मैकेनिक्स के अंडर में आता है। मैकेनिक्स का दो ब्रांच होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक, डायनेमिक। फिर स्टैटिक क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट मतलब होता है which do not change its position with time। ठीक है, मतलब रेस्ट मतलब होता है, रेस्ट ऐसे आप रेस्ट एंड मोशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जब लिखेंगे चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में ही हम लोग रेस्ट मोशन का बात करते हैं। तो बस इतना समझिए, रेस्ट मतलब होता है कि कोई बॉडी सपोज हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और वो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं वो रेस्ट में है। और रेस्ट, और उस समय हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो स्टैटिक के स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी किस में होता है? स्टैटिक कंडीशन होता है। तो मैकेनिक्स का दो पार्ट है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक इज स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। डायनामिक में लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, ये किसका स्टडी करेंगे? जब बॉडी किस में हो? मोशन में हो। अब देखिए डायनेमिक्स का भी दो पार्ट होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? जो हमारा, यही हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो है काइनेमेटिक्स, इसी को हम लोग पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? इसमें लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ मोशन पैरामीटर्स ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स हो जाएगा इट इज द स्टडी ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करते हैं, और आप बोल सकते थे सिंपली मोशन भी बोल सकते थे, या फिर पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ठीक है, जो कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन में क्या आता है? पोजीशन ऑफ ए बॉडी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, ये सब क्या है? पैरामीटर्स हैं जो किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन,
ये सभी चीज़ क्या हो गई, उसके पैरामीटर हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते थे अपने काइनेमेटिक्स क्या है, ये स्टडी है, ठीक है, किसका, पैरामीटर्स ऑफ मोशन का, विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज का मतलब क्या है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट या फिर विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, इसका मतलब होता है कि हम जब पढ़ रहे होंगे कि किसी बॉडी का पोजीशन या फिर उसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि वो बॉडी कैसे डिस्प्लेस हुई, ठीक है, उसके पास स्पीड कहाँ से आई, कौन कॉज था। कॉज मतलब होता है जो किसी चीज़ के होने का रीजन होता है, ठीक है, कारण होता है, उसको बोलते हैं कॉज। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे कोई आकर धक्का देगा तब तो मैं चलूँगा ना, या फिर कोई ऐसे बंदे, जैसे मान अभी तो मैं तो लिविंग बीइंग हो गया, ठीक है, मैं तो अपनी इच्छा से भी चल सकता हूँ, बट मुझे कोई मारे तभी चलूँगा क्या, ऐसा तो जरूरी नहीं ना, वो आप चलेंगे, आप लोग मारने से ही पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग लिविंग बीइंग नहीं है ना, क्या जी सही बोल रहे हैं चलिए, तो मान लेते हैं अब ये मार्कर हो गया, ठीक है, अब मार्कर को जब तक मैं ऐसे ऐसे रखा हुआ अगर, ठीक है, क्या या फिर कोई टेबल पर रखा हुआ है, जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या फिर कुछ नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये मार्कर मूव नहीं करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस समय इसके अब अच्छा मूव, लेकिन आप जब देख रहे हैं ना, आप आंख बंद किए हैं, आप जब आंख खोले तो ये चल रहा है, ठीक है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी तो खैर आपको रेस्ट और मोशन के बारे में उतना नहीं पता, बट बस सिंपल वे में समझिए कि चल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ठीक है। अब इसका पोजीशन का चेंज का स्टडी करना है आपको कि हाँ कितना टाइम में कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया कि कितना देर के लिए बहुत स्पीड था, कितने देर के लिए कम था या फिर ज़्यादा था, वो सब बात का बात है, ठीक है। बट आप ये नहीं पूछेंगे कैसे उसका मोशन आया, कौन इसका कारण बना यहाँ से ये मूव करने का। इसीलिए काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, ठीक है, उसके कॉज को नहीं पूछते हैं हम लोग। बट जब डील कर रहे होंगे काइनेटिक के साथ, ठीक है, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वहीं हम लोग फिर से पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं, बट उस समय क्या करते हैं हम लोग कॉज को जान रहे होते हैं। इसमें लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट। आप इस चाहें अगर याद करने में तकलीफ हो तो पैरामीटर्स आप हटा सकते हैं, पैरामीटर्स ऑफ मोशन हटा सकते हैं, मोशन नहीं पैरामीटर्स हटा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ, सिंपली लिखेंगे मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट, जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, है ना, वर्क एनर्जी पावर, ये सब आ जाएगा काइनेटिक के अंदर, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया हम लोग को पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा होता है रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स जिसमें पढ़ता है रेस्ट एंड मोशन की कहानी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम अब समझ में आ गया है मैकेनिक्स बहुत लंबा जाने वाला है। मैकेनिक्स सिर्फ एक मोशन इन वन डायमेंशन मैकेनिक्स नहीं है, मोशन इन टू डायमेंशन मैकेनिक्स नहीं है। मैकेनिक्स इवन लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर, आपका रोटेशनल डायनामिक्स, है ना, ग्रेविटेशन, ये सब किस में आते हैं, मैकेनिक्स के पार्ट्स में आते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए, उसमें दो हिस्सा था, स्टैटिक डायनामिक, बाकी तो आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। हमारा जो आज डील करेंगे किसके साथ, काइनेमेटिक्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हेडिंग लगाते हैं। अब काइनेमेटिक्स में भी, ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी क्या है ना, उसमें भी टाइप्स होते हैं काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक है। ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे
मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होगी, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका ये मार्कर का यहाँ नीचे गिरना, ठीक है, या फिर ऐसे मैंने मार दिया तो एकदम सीधा रास्ता में जाना, एक्स एक्सिस में जाना या फिर वाई एक्सिस में जाना, ठीक है, या फिर अगर ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और इस प्लेन में ऐसे ऐसे मार्कर मूव कर रहा है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मोशन इन प्लेन में आता है जैसे आप यहाँ से मारकर फेंके, सपोज ऐसे ऐसे फेंके, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अगर ए एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, तो ये अगर प्लेन है तो मार्कर मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, ठीक है, कर्व में कुछ हो रहा है, तो ये सब एक प्लेन में आता है। या फिर आप सर्कुलर मोशन की बात कर लीजिए, एक बॉडी ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रही है टाइम के साथ, तो किसी प्लेन में क्या हो रही है, उसका पोजीशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में, कर्व लिनियर है, कर्व टाइप है, ठीक है, कर्व लाइन में वो मूव करती है, तो सब आता है किसमें, मोशन इन प्लेन का कहानी आता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट एंड मोशन, आप मुझे बताइए, आप कब बोलेंगे कि एक जो कोई एक बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बुक आपके टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो बुक आपके टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस बुक को रेस्ट में मानेंगे ना मोशन मानेंगे, आप थोड़ा सा सोचिए। तो जनरली आप अगर देखेंगे कि आप वहीं रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप जब देख रहे हैं तो आपको उस बुक का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होते नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपका नज़र से वो बुक किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, पूरे दुनिया में, ठीक है, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। मतलब आप ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में ही है, मैंने वो जो आपकी बुक है वो रेस्ट में, आप ऐसा 100% नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसका रीजन मैं दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ धरती पे खड़े थे, मतलब धरती, रूम आपका धरती पे है ना, अर्थ पे ही है तो है, ठीक है, और आपका जो बुक था वो टेबल पे रखा हुआ था, टेबल भी हमारा अर्थ पे है, ठीक है, बुक भी अर्थ पे है, तो आप इस अर्थ से देख रहे थे उस बुक को, तो आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या किया जाए, मान लेते हैं आपके भाई बहन को या किसी को, ठीक, या फिर आप ही को किसी तरीके से मून मिशन पे भेज दिया जाए आपको, ठीक है, मून मिशन में भेज दिया जाए, एकदम वही बुक को आपके लिए वहीं रखा जाए, ठीक है। तो जब आप मून पे चले जाते हैं, ठीक है, अर्थ तो रोटेट कर रही है 24/7, ठीक है, मून भी रोटेशन में होता है। उसके बाद अब देखिए, वहाँ से जब आप देखेंगे तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ वो टेबल भी रोटेट कर रहा होगा, जब टेबल रोटेट कर रहा होगा तो बुक भी रोटेट कर रहा होगा, तो उसका पोजीशन वहाँ मून से आपको क्या होता होगा, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस बात को जान गए हैं कि जो रेस्ट या फिर जो एक टर्म मोशन है, रेस्ट एंड मोशन जो दो टर्म हैं, वो एब्सोल्युटली आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कोई बॉडी रेस्ट में ही है या फिर मोशन में है। तो वो कौन डिसाइड करता है या फिर कब डिसाइड करते हैं हम लोग कि बॉडी रेस्ट में है मोशन में? जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं। क्या समझे? जब हम डिसाइड कर लेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि जो बुक है वो यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए अर्थ से, ठीक है, तब वो रेस्ट में होगी। लेकिन उसी बुक को अगर मून के रेफरेंस पॉइंट, अभी टर्म नहीं सुने हैं, अगर वहाँ से जाकर आप देखेंगे मून से, तो आपको वही बुक मोशन में दिखाई देगी। तो वही बुक रेस्ट में थी किसी एक के लिए, वही बुक किसी और के लिए मोशन में हो गई। तो हम लोग नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट रेस्ट था, नहीं, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, समझ में आया? एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, मतलब कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता।
फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी रेस्ट में है नहीं तो मोशन में, जब वो कहाँ से देखा जा रहा है डिसाइड कर लिया जाए, तब उसको हम लोग इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वो रेस्ट में है। तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी पॉइंट को अगर फिक्स कर लिया जाए कि कहाँ से देख रहे हैं, तो जहाँ से हम लोग जो देखने वाला टर्म बात करना, उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो जैसे अब फिर से एग्जांपल देकर समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका टेबल है, ठीक है, यहाँ बुक रखी हुई है आपकी, ठीक है। और ये क्या है, ये रूम का सरफेस है, तो बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये सरफेस ऑफ रूम है, सरफेस ऑफ रूम, जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हैं, इसी फ्रेम, इसी रूम के सरफेस पे आप खड़े हैं, आप यहाँ से इस बुक को देख रहे हैं, ठीक है। और आपका दोस्त है जो कहाँ पे है, मून पे है, और ये जो फेनोमेना है वो कहाँ पे हो रहा है, ये फेनोमेना हो रहा है अर्थ पे, ठीक है। ये जो चीज़ हो रहा है वो अर्थ हो रहा है, और ये जो हम बोल रहे हैं अभी आपका दोस्त कहाँ पे है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, ये आप हैं, ए से आप, डी से आपका दोस्त, ये यहाँ मून से इस बुक को देख रहा है। अब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट हमेशा रोटेट करते रहती है, मून भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है, ठीक है। ये तो आप अपने छोटे क्लास में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, साइंस में पढ़े होंगे। अब देखिए फिर से समझा देते हैं रेस्ट मोशन। अब यहाँ से अब अर्थ में मूव कर रही है, तो आप भी तो उसके साथ मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या लगेगा, अगर मान लीजिए इसको एक और सिंपल एग्जाम समझते हैं, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर बस का। जब आप बस में या फिर ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक है, तो आपको सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है आपके सामने आसपास, वो भी आपको दिखाई देता है कि वो भी मोशन में नहीं है, वो हमारे साथ रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। बट वहीं जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, आपका दोस्त अगर बाहर खड़ा है स्टेशन बाहर और ट्रेन चल रही है, तो जिस व्यक्ति को आप देखना चाह रहे हैं, जो आपको रेस्ट में दिख रहा है, सॉरी, उसका आपका दोस्त से पूछेंगे फ़ोन पे अगर आप हैं, तो बोलेगा नहीं वो तो मोशन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस आपके लिए अर्थ हो गया रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं, जिस जगह से आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन को, तो उस जगह को, उस पोजीशन को हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो आपके दोस्त के लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया मून, आपके लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया अर्थ, ठीक है। और एक चीज़, रेफरेंस फ्रेम जो है टर्म, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से किस जगह पे रेफरेंस फ्रेम रखना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बॉडी किसी के लिए मोशन में हो, किसी के लिए रेस्ट में हो, ठीक है। तो क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल करने के दौरान आपको जो आपके लिए आसान बन जाए, जिस फ्रेम से आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाए, आप उसको चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए आपको आज़ादी है, ठीक है। ये फिजिक्स ने आपको आज़ादी दिया हुआ है कि रेफरेंस फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको जो आसान लगता है, जिसमें क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, उसमें आप रेफरेंस फ्रेम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ अभी तक आपके मन में क्या समझ में, आपके दिमाग में क्या गया अभी तक कि हाँ सर समझ में तो आया कि जो रेस्ट और मोशन होता है, ये इस एग्जाम्पल से, चाहे ट्रेन से एग्जाम्पल
फ्रेम का जो एग्जाम्पल दिया, इससे ये तो बात क्लियर हो गया कि देयर इज नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एंड एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन करके कोई टर्म ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, रीजन ये है। ठीक है, ये बुक है इसके लिए रेस्ट में, उसके लिए मोशन में। तो कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में तब कहलाएगी जब आप क्या करेंगे, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड करेंगे कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो अभी एक टर्म आप सुने, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं, ठीक है, और 9th क्लास के स्टैंडर्ड से तो लिखाएगा द पोजीशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर observes the motion and rest, चलिए लिख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या जाने रेफरेंस फ्रेम, अगर आम भाषा में बोला जाए तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये क्या होता है, पोजीशन। ठीक है, ऐसा पोजीशन जहां से एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं, जो स्टडी कर रहा होता है किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन को, उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जिस पोजीशन से उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। सबको क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं। अब रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको भी एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। देखिए, जनरली जो हम लोग रेफरेंस फ्रेम, जब भी रेफरेंस फ्रेम का बात आएगा ना, तो आप अपने दिमाग में जो आपको बताया गया था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस चीज को आप ले आएंगे अपने मन में। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अगर हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को देखते हुए क्या हम पता कर सकते हैं कि अगर बॉडी एक समय यहाँ पे है और दूसरे समय यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि बॉडी कुछ समय के बाद चेंज कर रही है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, रेफरेंस फ्रेम किसको मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है जिसमें हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, उसका बात कर लेते हैं। बट हम लोग जनरली मतलब कि जनरल केसेस में और कन्वीनियंट भी होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस को, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी बोलना बोलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं आपका एक रेफरेंस के फ्रेम जैसा, नहीं रेफरेंस फ्रेम जैसा। ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए ये जो अर्थ सरफेस पे है तो एक्स वाई जेड वहाँ भी होगा, मून पे वो तो एक्स वाई जेड भी तो हो सकता है, सब जगह तो एक्स वाई जेड है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन तो हर जगह होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रेस्ट एंड मोशन को और साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मान लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मान लिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक, अब जब एक बार आप एक्स वाई जेड एक्सिस को कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम मान लिए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अब इस एक्स वाई जेड एक्सिस में जो एक ऑब्जर्वर है उसको आप यहाँ फिक्स करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट पे।
ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप अपने आप को यहाँ फिक्स कर लिए ओरिजिन पे, आप ओरिजिन पे आके खड़े हो गए। अब एक यहाँ पे एंट है, एंट चींटी, ठीक है। अब चींटी जब है, अब चींटी को आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चींटी जब यहाँ पे है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना, कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा ना, एक्स वाई कुछ तो होगा, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना एक्स वाई जेड में। अब रेफरेंस फ्रेम कौन सा हो गया, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का आपका ओरिजिन आपने रेफरेंस फ्रेम बना लिया है, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पे हमेशा खड़े रहेंगे, अगर आपको कहीं कभी ऐसा क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ कहीं भी खड़ा हो सकते हैं। मैंने मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1,0,0 पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी अपना एक, लेकिन जब एक बार क्वेश्चन में आपने डिसाइड किया कि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, तो पूरे होल क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम आप ओरिजिन को ही खड़ा रहेंगे, वहीं से सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ओरिजिन पे ही आप खड़े रहें, आप इधर भी खड़ा रह सकते हैं। लेकिन फिर इससे अगर बात करें कन्वीनियंस का, तो आपके लिए ओरिजिन ही सबसे कन्वीनियंस रहेगा, क्योंकि इसके सब वैल्यू क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बन जाता है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड को आपने रेफरेंस पे मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और आप यहाँ से खड़ा करके देख रहे हैं इस चीटी को, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। चलिए x1, y1 लिख लेते हैं, ज़्यादा चलेगा, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। और साथ में अगर रेफरेंस फ्रेम का एक्चुअल डेफिनेशन आपको लिखना हो ना, तो साथ में एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, ये वाला चीज़, ये क्या है, वॉच, ठीक है, जो आपको क्या देगा, टाइम बताएगा, ठीक है। टाइम का भी तो होना जरूरी है, समझ में आ रहा है सबको ना, तकलीफ है कोई। तो यहां से हम क्या सीखे कि अब रेफरेंस फ्रेम लिखेंगे जब डेफिनेशन, तो हम लोग एग्जैक्ट क्या लिखेंगे, रेफरेंस फ्रेम अगर लिखेंगे डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द combination of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बोलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ टाइम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम ऐड नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि हाँ, क्योंकि टाइम भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। ऐसे देखा जाए टाइम को भी एक जैसे एक्स वाई जेड हम लोग का 3 डायमेंशंस होता है ना, टाइम को भी एक तरीके से डायमेंशन मान लिया जाता है, लेकिन जनरली मतलब एक टाइप का डायमेंशन है, मतलब कि वो भी चेंज होता है टाइम के साथ, समय के साथ, मतलब कि पोजीशन के साथ। सपोज कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो टाइम तो हमेशा चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी मतलब कि उसको भी एक तरीके से डायमेंशन मान लेते हैं। मतलब कि आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो टाइम को डायमेंशन लेके मानेंगे नहीं, एक्स वाई जेड ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन टाइम भी एक वेरिएबल है, ठीक है, इसमें क्या एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व करने समय, बट टाइम भी तो वेरिएबल है ना, इसलिए उसको फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया जाता है, ठीक है, कि हाँ वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब रेफरेंस पॉइंट जब फिक्स करते हैं तो एक तो हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम रखेंगे, और साथ में फिर हम लोग क्या करते हैं, टाइम को भी रख लेते हैं, वो भी वेरी करता है, उसको देखते हुए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप टाइम देख रहे हैं, मान लेते हैं आपका घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं, और आप इस चीटी को देख रहे हैं कहाँ पे है, x1, y1, z1 पे है, और जब आपने 9:15 पे देखा सुबह में, तो मान लेते हैं चीटी कहीं चल करके कहीं इधर आ गई है, x2, y2, z2। तो आप कह सकते हैं ना, इस फ्रेम को फिक्स कर, आप फ्रेम मान लिए, आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ इस ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो टाइम 9 बजे से 9:15 में आपके लिए x1, y1, z1 कहाँ चला गया, जो यहाँ पे था पहले 9 बजे, अब 9:15 में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ, ये जो चीटी है ये
टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, चींटी किस में है, मोशन में है। अगर टाइम के साथ आप 9 बजे भी देखे थे तो यहीं पे थी, 9:15 में देख रहे हैं तो यहीं पे है, x1, y1, z1 पे ही है आपके यहाँ ओरिजिन से, तो आपके लिए फिर वो चींटी क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार जब रेफरेंस फ्रेम फिक्स कर लेते हैं तब आप बोल सकते हैं कोई बॉडी रेस्ट में है कि नहीं है या फिर मोशन में है कि नहीं है, ठीक है। डिपेंड क्या देखते हुए कि वो टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका, ठीक है। टाइम के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ कहीं कहीं लिखा होता है, बट आप इतना समझिए टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? काइनेमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, पर अभी फिलहाल मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग मोशन, अब फिर बात करने लगते हैं रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। चैप्टर ही जब हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स तो मोशन के बारे में ही पढ़ना होता है, तो हम लोग पहले जानेंगे ना मोशन होता क्या है, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट हम लोग जानने की कोशिश किए, तो रेस्ट और मोशन में क्या देखे कि एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। कोई बॉडी अगर आपके लिए रेस्ट में है तो हो सकता है किसी और के लिए मोशन में हो जाए, या फिर किसी के लिए मोशन है तो आपके लिए रेस्ट में हो जाए। आपको एग्जांपल मैंने मून अर्थ का दिया, मैंने आपको ट्रेन और आपको प्लेटफॉर्म का दिया, जो आपका दोस्त प्लेटफॉर्म में खड़ा है, आप अंदर खड़े हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने बस का एग्जांपल भी सपोज देता हूँ कि सपोज बस में आप बैठे हैं, आपका दोस्त बगल में बैठा हुआ है, आपका एक कोई तीसरा दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा है बस स्टॉप पे, ठीक है। तो आप अगर जस्ट पहुँचने वाले हैं बस स्टॉप, उसको दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों उसको मोशन में दिखाई देंगे। बट आप अगर अपने दोस्त को देखेंगे, ठीक है, तो आपका दोस्त आपके लिए रेस्ट में होगा, ठीक है। तो आप कहाँ से, सपोज आप काम करते हैं, आप है और आपका दोस्त बाहर जो खड़ा है, आप दोनों कॉल पे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि अरे बता ये जो मेरे बगल में हम लोग का दोस्त है वो मोशन में है रेस्ट में है, तो उसको वो क्या बोलेगा कि भैया वो तो मोशन में है, ठीक है। बट आप बोलेंगे बेवकूफ़ है क्या, ये तो रेस्ट में है, यहीं बैठा हुआ है। मोशन में होता तो भाग के नहीं चल जाता, टाइम के साथ अगर चेंज होता है इसका पोजीशन तो मेरे बगल में क्यों रहता है, ये तो कहीं और अलग जगह चलता। तो ये चीज़ देखिए, वहीं बॉडी आपके लिए रेस्ट में था और उसके लिए मोशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ को डिसाइड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करते हैं, ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉडी को, तब आप बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। क्या समझ में आया सब कुछ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ टाइम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड किसी में आइदर एक्स में वेरिएशन हो जाए या फिर वाई में वेरिएशन हो जाए या फिर जेड में हो जाए, कोई एक भी वेरी कर जाएगा टाइम के साथ तो ही बोल देंगे मोशन में बॉडी, या फिर एक्स वाई वेरी करे जेड नहीं वेरी करे, क्या फर्क पड़ता है, चेंज होना चाहिए बस। हमेशा टाइम के साथ अगर x1 y1 z1 ही रह गया, और z1 मान लीजिए ओरिजिन पर खड़ा है देख रहा है, और टाइम के साथ वहीं पे x1, y1, z1 में है, टाइम पास हो रहा है, टाइम 9 बजे से लेकर 9 बजे का 15 मिनट हो चुका है, तो आप बोलेंगे नहीं वो तो रेस्ट में है। लेकिन अगर आपका x1 या फिर कोई y1 या फिर कोई z1 उसमें से कोई भी एक वेरी कर जाए या फिर तीनों वेरी कर जाए, तो आप बोल देंगे कि वो चींटी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन में भी, ठीक है, बॉडी वो मोशन में चल रही है, मोशन में है उसका, ठीक है, चींटी मोशन में है। और रही बात पोजीशन बताने की, तो आपको पोजीशन वेक्टर मैंने पढ़ा रखा है, इसका पोजीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से R1 पोजीशन पे है, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो OP वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर हो जाएगा, और कितना लिखाएगा x1 कम i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और ये P डैश वेक्टर है, तो यहाँ से OP डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, OP डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं R2 है जो यहाँ तक गया R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आता है, आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर लिखना, आपको सिखाया हमने, है ना। बाकी टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो हम बोलेंगे मोशन में है चींटी, ठीक है, और टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो बोलेंगे रेस्ट में। ओके, चलिए, मतलब रेस्ट मोशन में समझ में आ गया, रेस्ट मोशन क्या समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। कैसे कैसे रेस्ट मोशन होता है, कब रेस्ट में बोलेंगे, कब मोशन में बोलेंगे, ये सब आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब एक आता है टाइम, मोशन के टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है। इन सभी का पढ़ाई आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। चलिए फिर देखिए इसको, समझिए। थैंक यू।